अच्छी सेहत लंबी उम्र का आशीर्वाद है। और अगर अच्छी सेहत की बात करें, उसके रास्तों के साथ जुड़ने की बात करें, तो कहीं ना कहीं सेहतमंद कदम हमें इसके साथ जोड़ रहे हैं। मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस हेल्थ शो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज और उससे जुड़े हुए विकारों से जुड़ी हुई समस्याओं की, उसके समाधान की। और आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं पीजीआई MER से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशु रस्तोगी जी। डॉक्टर, आपका वेलकम है आज के इस हेल्थ शो में। धन्यवाद निधि जी। जैसे हमने बातों की शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं इन बातों में हम आज के इस कार्यक्रम में डायबिटीज से होने वाली समस्याएं और कहीं ना कहीं इससे जो विकार जुड़े हुए हैं उन पर बात करेंगे। तो सर, आप डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी से हैं, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। बिल्कुल, आम लोग ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं कि एंडोक्रिनोलॉजी होता क्या है जी। तो एंडोक्रिनोलॉजी सरल भाषा में कहें तो ये वो डॉक्टर हैं जो आपके हार्मोन्स को ठीक करते हैं, यानी ये हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं जी। और हमारे शरीर में 5 ऐसी ग्रंथियां हैं जहाँ से हार्मोन निकलते हैं। पहली ग्रंथि जो पिट्यूटरी बोलते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में होती है जी। दूसरी है जो गले में, जिसे हम थायराइड बोलते हैं जी। और थायराइड बहुत ही कॉमन और बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके अलावा तीसरा पेनक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन निकलता है और उसकी कमी से या जब वो काम नहीं कर पाता है तो शुगर हो जाता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। तीसरा एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी के ऊपर बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं पर बहुत ही आवश्यक हैं, एक जीवनदायी ग्लैंड है जिससे बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन निकलते हैं। और तीसरा और पांचवा वो जैसे कि फीमेल के ओवरी और मेल के टेस्टिस, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इन सब के जो डॉक्टर हैं उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलते हैं और हमारे डिपार्टमेंट में एंडोक्रिनोलॉजी में शुगर के, थायराइड के और पिट्यूटरी के हर तरह के मरीजों का इलाज होता है। जैसे डॉक्टर आपने बताया कि किस तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई जो हमारी समस्याएं हैं उनको एंडोक्रिनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो टेक केयर करता है, आप उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम कहीं ना कहीं अपने जो दर्शक हैं उन्हें जोड़ रहे हैं कि डायबिटीज़ और डायबिटिक जो इश्यूज़ है, हमारे विकार है, डायबिटिक फुट जिसे हम कहते हैं। शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ से जुड़ी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि परिवारों में शायद ही किसी को इसकी समस्या होती थी, लेकिन आजकल परिवारों में और कहीं ना कहीं हम आस पड़ोस में भी इन समस्याओं से जुड़े बहुत से लोगों को पाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को इसको लेकर क्या अवेयर करना चाहेंगे, कितनी बड़ी समस्या है? बिल्कुल निधि जी, आपने सही कहा और मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि पहले चाइना डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था, परंतु अब भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट एस्टिमेट में हमारे देश में 110 मिलियन लोगों को डायबिटीज है या शुगर का विकार है। ये तो वो लोग हैं जिनको पता है कि उनको शुगर है, परंतु कई जगह ऐसी स्टडीज हुई हैं जिनमें लोगों को पता ही नहीं कि उनको शुगर है और पहली बार जब उन्हें पता चलता है, जैसे पैर में कोई घाव हो गया जो भरा नहीं, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर ने शुगर किया तो उनको पहली बार पता चलता है कि शुगर है। तो शुगर की ये बीमारी वाकई भयावह रूप ले चुकी है। मैं तो यूं कहूंगा कि एक महामारी हो चुकी है। और इसका एक और उदाहरण दूंगा कि जिस शहर में हम आज बैठे हैं, चंडीगढ़, यहाँ पे हर 5वें व्यक्ति को शुगर है या शुगर होने वाला है। तो स्टडी में ये पाया गया है कि 13% इस शहर के लोगों को शुगर है। और इससे पहले की एक स्टेज होती है जिसे हमारी भाषा में प्री डायबिटीज बोलते हैं, यानी जिसको शुगर नहीं है पर होने वाला है और बहुत हाई चांसेस हैं, वो इससे ज्यादा है, यानी करीब 27% लोगों को इस शहर में या तो शुगर है या शुगर होने वाला है। तो हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है और ये वाकई एक महामारी के रूप में उभर के आया है। और इसका मेन जो कारण है वो ये है कि हमारा खान पान और हमारा जो दिनचर्या है वो बहुत ही अलग हो चुकी है। जो हमारे पूर्वज, जो हमारे 30-40 साल पहले की जो हमारी दिनचर्या थी, उसमें बहुत फर्क आ गया है। आज सब कुछ मशीनों से होता है, आज सब कुछ कारों और टैक्सियों से होता है। हमने अपनी दिनचर्या में जो डिपेंडेंसी है और जो मेनली एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है।
डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हमारी मूवमेंट बहुत कम हो गई है, हम हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, उसमें हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ ये अवेयरनेस भी जोड़ना चाहते हैं, जो हम अपने हेल्थ शो के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं कि किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके हम अपने आप को एक अच्छी सेहत के साथ जोड़ सकते हैं। डॉक्टर, आपने बीच में मेंशन किया था कि डायबिटिक फुट का आपने मेंशन किया था कि जब पैरों में घाव होने शुरू हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं पेशेंट आपके पास आते हैं और उनको तब पता चलता है कि उनको शुगर है, कॉमन भाषा में हम बोलते हैं उनको डायबिटीज है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि हो सकता है कोई शुरुआत में ही इसके साथ जुड़ जाए और उसका समाधान मिल जाए। आप सही कह रहे हैं निधि जी। 2-3 चीज़ें हैं जो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहला तो हमारे देश में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई है, यानी अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज ज़्यादा होते हैं। यानी जैसे पहले हम 100 साल पहले कि हैजा से मर गए या मलेरिया से मर गए, आज ऐसा नहीं होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में कैंसर और डायबिटीज़, ये दो ऐसे मर्ज हैं, ऐसी बीमारी हैं जो ज़्यादातर उम्र दराज लोगों को होती है, यानी 50 के ऊपर। आज हमारी करीब 1/3 जनता ऐसी है जो 50 के ऊपर है, तो डायबिटीज़ होने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है और उसके टेस्टों के बारे में भी पता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डायबिटीज़ क्या कर सकता है आपके शरीर में, जैसे कि हमारी आंखों की खराबी, हमारे गुर्दों की खराबी और हमारे नर्व्स और आर्टरीज की खराबी, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट होता है। तो डायबिटीज़ अगर किसी मरीज को है उसके पैर भी होंगे, अगर पैर होंगे तो पैर खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर, कहीं ये भी बात होती है कि जिनको भी डायबिटीज है उनकी जो घाव भरने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है और वो थोड़ा डिलेड हो जाता है, शायद इसलिए भी कहा जाता है कि आपको किसी भी तरीके की इंजरी से बचकर रहना है। बिल्कुल सही। डायबिटीज में घाव ना भरने के बहुत सारे कारण हैं और सबसे प्रमुख कारण है कि डायबिटीज में हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और जब हमारे शरीर में शुगर बढ़ता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। डायबिटीज से हमारे रक्त जो पैरों में जाता है वो भी रुक जाता है और इसी वजह से हमें घाव भरने के लिए रक्त चाहिए। रक्त से ही हमारे वहां पे सेल्स जाएंगे और घाव को भरेंगे, और जब रक्त नहीं जाता तो गैंग्रीन हो जाता है, घाव नहीं भरते हैं। इसके अलावा एक और सबसे प्रमुख कारण है, 70% लोगों में ये माना गया है कि हमारी नर्व्स खराब हो जाती हैं अगर आपको शुगर है। इसका सरल भाषा में बोलूं, मैं और आप अगर गर्म किसी फर्श पे चलेंगे तुरंत हम अपना पैर हटा लेंगे, परंतु एक डायबिटीज के मरीज को गर्म फर्श पे भी चलने पे उसे पता ही नहीं चलेगा, और जब वो घर जाके पहुंचेगा तो उसके तीमारदार या आसपास के लोग बताएंगे अरे भाई तुम्हारे पैर में तो छाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुन्न हो जाने की जो प्रॉब्लम नॉर्मली जितने भी लोग डायबिटिक हैं वो कंसर्न वो बताते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो गए उनके, सो कहीं उसके पीछे का ये रीजन है और आगे बढ़कर कहीं ना कहीं फुट अगर इंजरी होती है तो ये प्रॉब्लम और ग्रेव हो सकती है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा सा सेंस दिया है जिसे बोलते हैं पेन, दर्द। जी। अफसोसजनक डायबिटीज के मरीजों में ये दर्द जो है वो नहीं होता है उनके पैरों में, एहसास खत्म हो जाता है और ये नर्व्स के खराब होने की वजह से होता है। और 30% लोग जिन्हें शुगर है इनमें ये संभावना है कि इनको ये दर्द का एहसास खत्म हो जाएगा, दर्द का और टेम्परेचर का एहसास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा आप यूं सोचें कि सबसे ज्यादा ये पैर में क्यों होता है। हमारे ये पैर हमको कहाँ नहीं ले जाते हैं, हम इससे भागते हैं, चलते हैं, नाचते हैं, इसी वजह से हमारे पैर में सबसे ज्यादा संभावना चोट लगने की। आपके चेहरे पे या आपके हाथ पे संभावना बहुत कम होती है जी। और इसीलिए पैरों पे सबसे ज्यादा घाव होते हैं और इसलिए पैरों की देखभाल शुगर के मरीज में सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर जिंदगी की रफ्तार में आगे बढ़ना है तो स्पेशली जिनको डायबिटीज है उनको अपने पैरों का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना है, और इसी के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम बात करें। डॉक्टर आशु रस्तोगी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रस्तोगी, जैसे बीच में आपने बात की कि पैरों के जो घाव है, अब इसके होने का कारण क्या है? जैसे आपने कहीं ना कहीं मेंशन किया कि एहसास ही नहीं हो रहा, एहसास मिस हो गया, तो अगर ये घाव होने शुरू हो गए तो कहाँ ऐसा वक्त है कि छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखें और डॉक्टर के पास जाएं, हम खुद इलाज करना ना शुरू करें? बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जब हमारे पास मरीज आते हैं उनके घाव बहुत बड़े होते हैं और उस कंडीशन में कभी कभी हमें ये भी बताना पड़ता है मरीज को अफसोसजनक कि आपके पैर को हमें निकालना पड़ेगा। हम एज अ डॉक्टर कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसी नौबत किसी के साथ भी आए। बिल्कुल। इसलिए नित्य अपने पैरों को देखना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने चेहरों को देखते हैं, अपने हाथ को देखते हैं, हर दिन हर कोई आदमी अपने चेहरे को शीशे में जरूर देखता है, पर शुगर में हम कहते हैं कि आपका चेहरा आपका
पैर है। है, हाँ। तो आईने में अपने पैरों को जरूर देखें, अपने पैरों में देखें कोई ऐंठन तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कहीं पे कोई चीरा तो नहीं लगा है, कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं है, आपके नाखून के चारों तरफ कहीं नीलापन तो नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं पे आपके पैर का रंग थोड़ा अलग तो नहीं हो गया है, कालापन तो नहीं आ रहा है, या सूजन तो नहीं आ रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सबसे पहले मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अगर आप ये जल्दी से जल्दी अपने पैरों को देख सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और खुद इलाज ना करें। कई बार हमने देखा है कि एक छोटी सी गांठ हो गई या ऐंठन हो गई, मरीज अपने आप ही ब्लेड से काट लेता है, नहीं तो केमिस्ट से दवाई लेकर आप अपना इलाज कर लेते हैं या टकोर कर लेते हैं अपने पैर की, जो अमूमन हम गलतियां करते हैं। डॉक्टर, कहीं ना कहीं ये सुझाव आप हमारे साथ जोड़ रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अभी कुछ दर्शकों की वीडियो बाइट्स भी जुड़ गई हैं डॉक्टर, तो हम चाहते हैं कि आप उनकी भी समस्याओं का समाधान करें। बिल्कुल, वीडियो बाइट्स। डॉक्टर साहब कि मेरी शुगर पिछले दिनों टेस्ट कराई थी, 140 से 150 मेरी फास्टिंग में आई थी। क्या खाने से ये ज़्यादा कंट्रोल हो पाएगी? और बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी इस्तेमाल किए, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हो पा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो डायबिटीज़ के इतने केसेस हो रहे हैं, उसके अंदर इतना इजाफा क्यों है, जबकि आजकल ठीक है मीठा हमारे खान पान में काफ़ी है। तो पुराने समय से ही हम देखते आए हैं, बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, वो मीठा काफ़ी ज़्यादा सेवन करते थे, शक्कर भी खाते थे, घी भी खाते थे। लेकिन आज के टाइम में हम ओबेसिटी, डायबिटीज़ अमूमन देखते हैं। इवन मैं खुद अपने आप से अगर देखूं तो मैं खुद अपने आप को थोड़ा सा ओबेस मानता हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डायबिटीज़ का क्राइटेरिया है वो एक्चुअल में इस समय क्या है? मेरी फास्टिंग कितनी आनी चाहिए और खाने के बाद वाली वो कितनी आनी चाहिए, और क्या क्या मुझे इसमें सावधानियाँ रखनी चाहिए ताकि मेरी शुगर ना बढ़े और मैं ठीक रहूं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि शुगर बढ़ने के लक्षण कौन कौन से हैं। अब जैसे मेरे 98 है, तो मैं जैसे शुगर ज़्यादा खाता हूं तो शुगर के लक्षण कैसे मतलब बढ़ जाते हैं, ये सही है या गलत है? तो मेरा डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि आज के संदर्भ में किस तरह से डायबिटीज़ से जो है बचा जाए और इसके कारण क्या क्या हैं। डॉक्टर, कहीं ना कहीं सवाल बहुत है, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो कॉमन हमारी मिस्टेक रहती है घरेलू नुस्खे, अगर कहीं ना कहीं हम वही तरीका अपना लेते हैं तो वो कितने ज़्यादा हार्मफुल है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, अगर मैं डायबिटीज़ के विकारों की बात करूं और डायबिटिक फुट की बात करूं तो घरेलू नुस्खे तो बहुत ही खतरनाक हैं और इसके अंजाम भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए और डायबिटीज़ में खुद से इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये माना गया है कि जिस दिन आपकी शुगर 126 के ऊपर है खाली पेट, इसका मतलब कि आपको शुगर डायग्नोज हो चुकी है। पर शुगर हमारे पेनक्रियास से होती है, यानी आपका आधे से ज्यादा पेनक्रियास काम करना बंद कर चुका है, तब आपकी शुगर 126 के ऊपर हुई है। और उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि हम अभी और इंतजार कर लेते हैं या हम घरेलू नुस्खे कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका आधा ऑर्गन जो है पेनक्रियास वो खत्म हो चुका है। ऐसी कंडीशन में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है और इलाज समझना है और इलाज पे डटे रहना है। और भी सवाल थे, जैसे कुछ आपने बीच में मेंशन किया, अगर डायबिटीज का जो क्राइटेरिया है, कितनी फास्टिंग शुगर होनी चाहिए, एंड लक्षण भी, ये भी सवाल पूछा गया था, तो उनके आप क्या जवाब? बिल्कुल, तो आजकल ज़्यादातर घरों में ग्लूकोमीटर होता है, जैसे हमारे मित्र ने भी कहा, बीपी का जैसे चेक करने का होता है वैसे ही शुगर का होता है। तो खाली पेट शुगर हमारी 100 के नीचे होनी चाहिए। खाली पेट का मतलब है कि आपने 8 घंटे से पहले कुछ भोजन किया हो, यानी रात में 8-9 बजे किया और सुबह आपने 6 से 7 बजे करीब अपने शुगर करें 100 के नीचे। और खाना खाने के बाद यानी खाने के 1 से 2 घंटे के बाद आपकी शुगर 140 के नीचे होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया। पर अगर आपको शुगर है तो आपकी शुगर खाली पेट 126 के ऊपर होगी और खाना खाने के बाद 200 के ऊपर होगी। इसके बीच में यानी 100 से 126 और 140 से 200 के बीच में, ये एक आगे खाई वाली बात है, यानी अब आपको शुगर होने की संभावना काफी ज्यादा है अगले 3 साल में जी। और अगर ये आप डेंजर जोन में आ गए हैं, तब हमें सबसे ज्यादा अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने पे ध्यान देना है। तो जैसे हमारे मित्र ने पूछा कि अब तो मेरे जो पुराने पूर्वज थे बहुत शुगर खाते थे, चीनी खाते थे, पर वो मोटा अनाज भी खाते थे, वो हमसे ज्यादा मेहनत करते थे, वो 8 से 12 घंटे खेतों में काम करते थे। आज हम बैठे हुए हैं, बैठ के बात करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं,
चंडीगढ़ शहर में इतने पार्क हैं, पर आप पार्क में जाके देखें सूने पड़े हैं पार्क, घूमने वाले नहीं हैं, साइकिलिंग करने वाले नहीं हैं। तो दिनचर्या में एक्सरसाइज और खाने में मोटा अनाज, ये कहा जाता है कि जो भी आप आज खा रहे हैं, अगर आपको शुगर हो रहा है या हो चुका है, तो अपने खाने में 1/3 पोर्शन को कम कर दें और कोशिश करें शाम के 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, खासतौर पे अनाज जैसी चीज़ें या शुगर ना लें, क्योंकि शाम को आप सोएंगे यानी वो जो एनर्जी आप ले रहे हैं वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके शरीर में फैट की तरह आपके शरीर में जुड़ जाएगी और फिर आपके पेनक्रियास पे ज़्यादा जोर देगी। यानी कि कहीं ना कहीं डायबिटीज ने भेदभाव नहीं किया, हमने भेदभाव किया है अपने लाइफस्टाइल के साथ, और इसी की वजह से हम अपना कंपैरिजन ना रखें अपने पूर्वजों के साथ और जितना हो सके अच्छे हेल्दी फूड के साथ, मिलेट्स के साथ जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू है कि इसमें हमारे और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब की जो डायबिटीज़ है, अगर किसी को आ जाती है तो उसके मेडिसिन से स्टार्ट हो जाती है, तो क्या लाइफ में आगे कभी वो मेडिसिन बंद भी हो सकती है, वो क्योर भी हो सकता है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी अगर कॉमन मैन है, ठीक है, तो उसको कैसे जो बेसिक कैसे वो पता कर सकता है कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली हर रोज़ जाके अपना चेकअप वगैरह नहीं करा सकता, या आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई इतना बॉदर भी नहीं करता इन सब चीज़ों को, तो लेकिन फिर भी वो कैसे ध्यान रख सकता है और कैसे जान सकता है कि कहीं उसको डायबिटीज़ है या नहीं है? सवाल है डॉक्टर आशु, इसका क्या आप समाधान बताएंगे? डायबिटीज के एक मुख्य कारण है कि डायबिटीज ज्यादातर मोटे लोगों में होता है और मोटे लोगों में कहा जाता है कि जिनका BMI 25 के ऊपर हो। तो कोशिश करें कि अपने वजन को नियंत्रण में रखें और हर एक की हाइट के हिसाब से उसका वजन निर्धारित है कि लगभग एक विंडो है, आप इसमें अपना वजन रखें। जैसे ज्यादा वजन बढ़ेगा, वजन के साथ हमारे शरीर में चर्बी बढ़ेगी, वही चर्बी आपको शुगर की तरफ धकेलेगी। तो रोकथाम तो यह है कि अपना वजन को नियंत्रण करें, इसके लिए लाइफस्टाइल और डाइट हो गया जी। लक्षण यह है कि अगर शुगर आपका काफी ज्यादा हो जाता है तो आपका वजन घटने लग जाता है और वजन घटना एकदम से, आप ज्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका वजन घटे जा रहा है, नॉर्मल डाइट के साथ आपका वजन घट रहा है, या आपको रात में उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, या आपका मुंह हमेशा ही सूखा रहता है, बार बार आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, जो आम इंसान है आपके और मित्रों से ज्यादा है, इसका मतलब कि आपकी शुगर वाकई ज्यादा है। पर कभी कभी अगर सिर्फ आपकी शुगर 130-140 है तो ये लक्षण नहीं भी होते हैं। तो भारत एक देश है, हम साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं और स्टडीज ये कहती हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा है परस्पर व्हाइट्स या कॉकेशियन या यूरोपियन से। इसलिए ये कहा गया है कि कोई महिला अगर उसकी प्रेगनेंसी में उसका जो बच्चा है वो 4 किलो से ज्यादा का पैदा होता है तो इसका मतलब कि महिला को संभावना है कि उसको शुगर है, तो उसको शुगर चेक कराना है। दूसरा, अगर आपके परिवार में किसको शुगर है तो आपको 25 साल की उम्र के बाद अपना कोशिश करें कि एक बार शुगर जरूर करें, यानी कि हेरिडिटी में होने की संभावना है। अगर आपका BMI 25 के ऊपर है तो भी अपना शुगर एक बार चेक करें, अगर वो नॉर्मल है तो 3 साल में एक बार अपना शुगर जरूर अपने अस्पताल में जाके कराएं। तो डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको लक्षण होंगे, और भारत जैसे देश में हमको हर 3 साल पे, आजकल तो वैसे भी एग्जीक्यूटिव चेकअप होते हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका हर साल चेकअप होता ही है, उसमें शुगर होता ही है। जो लोग नहीं है नौकरीशुदा उन लोगों को अपना हर 3 साल पर शुगर जरूर चेक कराना चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे आप अवेयर तो साथ साथ कर ही रहे हैं कि किस किस तरीके से हमें एक सेहतमंद रूटीन के साथ जुड़ना है, आप हमें इन विकारों के साथ भी जोड़ रहे थे। अगर फुट इंजरी की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हम अपने, अगर पैरों का हमने ख्याल रखना है और स्पेशली जो डायबिटिक है वो अपने पैरों का ख्याल कैसे रखें, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, स्पेशली उनके फुटवेयर से जुड़ी हुई भी जो पॉइंट्स हैं वो भी बताइए। क्योंकि मैं तो ये मानूंगा कि ये फुटवेयर हमारी एक पैर की ढाल है, क्योंकि फुट सबसे ज्यादा चोट खाने के पॉसिबल होता है और इसीलिए हमको ऐसा एक फुटवेयर चूज करना है जो आपके पैरों को बिल्कुल आरामदायक रख सके। तो खास तौर पे मैंने देखा है कि हील बिल्कुल ना पहने, फैशन साइडलाइन कर दे, बिल्कुल कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है कि कई जो महिलाएं होती हैं उनका जो अंगूठा होता है वो बिल्कुल सैंडल के टिप तक होता है और अगर वो कहीं पर टकरा जाए तो उनके अंगूठे पे चोट लग सकती है और घाव बन सकता है। हील नहीं पहनना है, अंदर कुशन होना चाहिए, आगे जो शू का आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, वो आगे चोंच की तरह नहीं होना चाहिए। कई बार बैलीज होती हैं या जूते ऐसे होते हैं जो चोंच की तरह होते हैं। हमारा पैर आगे से चौड़ा है, ईश्वर ने हमें चौड़ा पैर दिए आगे। आप देखें अपना एडी और जो आपके आगे की उंगलियां हैं इनके बीच में करीब काफी फासला होता है
और हमारा आगे का हिस्सा चौड़ा है परस्पर हमारी एडी के, तो जूते उल्टे नहीं पहनने हैं, जूते आगे से चौड़ा होना चाहिए और जिसे हम वाइड टो बॉक्स पहनते हैं। दूसरा जो आपका आउटसोल है वो हार्ड होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कोई कील या कोई पत्थर उसमें ना घुसे। कोशिश करें कि पंजाबी जूतियां हैं या हवाई चप्पलें हैं, अगर शुगर के मरीज हैं तो वो ना पहने, क्योंकि नर्व की कमी की वजह से हमारी जो पैर की मांसपेशियां हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। और कई बार हमने मरीजों को देखा है कि वो हमारे तक कमरे में एंटर किए, हमारे तक पहुंचते पहुंचते उनकी चप्पल बीच में छूट गई। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशियां पैर की कमजोर हो चुकी हैं। तो चप्पल में आपने देखा होगा कि अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे पकड़ने का होता है और वो पकड़ नहीं पाता है और चप्पल छूट जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, गद्देदार होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए अंदर से और सख्त बाहर से, आगे वाइड होना चाहिए। जूते में या तो फीता हो या चिपकाने के लिए वेलक्रोज हो, बिना उसके कोई भी किसी प्रकार का जूता ना पहने। और एक बहुत सिंपल सी चीज है कि कोशिश करें कि जूता जब भी आप खरीदने जाएं जी तो जूता शाम को खरीदें। अच्छा, अब शाम को क्यों खरीदें? क्योंकि ये माना गया है कि डायबिटीज में और आम इंसान में भी, मेरे में और आप में भी, शाम को हमारा जो पैर है वो थोड़ा सा सूज जाता है, एक आम इंसान में, क्योंकि जब हम खड़े हैं तो पूरा जो ग्रेविटी से प्रेशर जो हमारे पैरों पे है, तो शाम तक आते आते हमारा पैर का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने सुबह जूता खरीदा तो वो आपके शाम तक टाइट हो जाएगा और वही जूता आपके चोट का कारण बनेगा। कितनी बड़ी बात है कि लेकिन जिसको हम अब तक इग्नोर करते रहे हैं, और आज के इस हेल्थ शो में डॉक्टर कहीं ना कहीं आप इतने बहुत ज़रूरी कदम, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं उसके साथ हमें जोड़ रहे हैं। तो जूता हमने शाम को ही खरीदना है, स्पेशली जितने भी डायबिटिक पेशेंट है जो भी हमारे इस कार्यक्रम को जुड़ रहे हैं, या फिर अगर आपके पेरेंट्स को है, किसी को भी, आप उनको सुझाव दे सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं जूता जो सिलेक्ट करना है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए, आगे से चौड़ा होना चाहिए और हील उसकी ना हो। डॉक्टर, मुझे भी याद रह गया बात और हमारे दर्शकों को भी ये याद रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, हम आमूमन घर में नंगे पांव चलते हैं और शायद ही हमारे लिए कंफर्टेबल भी होता है, तो नंगे पांव चलना क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक है? नहीं, डायबिटीज के मरीज में नंगे पांव तो घर के अंदर भी नहीं चलना, घर के अंदर भी नहीं चलना, क्योंकि घर में बहुत फर्नीचर है और आपको अगर फर्नीचर टकरा गए, आपके अंगूठे में चोट लग गई तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सेंसेशन नहीं है। इसलिए घर के अंदर भी हम कहते हैं कि कोई इस तरह का कंफर्टेबल गद्देदार सैंडल पहन सकते हैं घर के अंदर। अच्छा। पर नंगे पांव कभी ना चलें। और ख़ास तौर पे भारतीय संस्कृति में ये भी देखा गया है कि हम कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे हम नंगे पांव जाते हैं, कोशिश करें कि वहाँ पे मोजे पहने और नंगे पांव ना जाएं। मोजे आप थोड़े से सख्त मोजे पहन सकते हैं या डबल मोजे पहन सकते हैं। अगर आपको शुगर है और आपके नसें भी खराब हैं तो नंगे पांव से चलना बिल्कुल बचें, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। तो कहीं ना कहीं पैरों की प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो डायबिटिक है। डॉक्टर, नेल कटिंग, क्योंकि बहुत हम अगर हाइजीन के साथ जुड़ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि पैरों की रख रखाव अच्छे से करनी है, साफ सुथरा होना चाहिए, तो नेल कटिंग के टाइम कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है और कितना ज़रूरी है ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि हमारी खुद की स्टडी है 4 में से 1 मरीजों को नेल काटने के टाइम घाव होता है और वही घाव बढ़ के इतना बढ़ जाता है कि पैर काटने की नौबत आ सकती है। तो नेल्स को बढ़ने ना दें, अपने नाखूनों को बढ़ने ना दें, और जब काटें तो उनको गोलाई में ना काटें, उनको आगे से सीधा काटें, यानी कोने गोल नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि काटते टाइम अगर गोल काटेंगे तो आपकी चमड़ी भी थोड़ी सी कट सकती है और वहीं से कोई भी कीटाणु आपके शरीर के अंदर जाके घाव बना सकता है। तो शुगर के मरीज में नाखूनों को सीधा काटें, नाखूनों को ज़्यादा ना बढ़ने दें, रोजाना अपने नाखून और खासतौर पे उंगली के बीच की जगह, नाखून के साथ उंगलियों के बीच की जगह को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे ही क्रैक होते हैं और यहीं से ये गेट होता है जहाँ से कीटाणु हमारे पैर के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ घर बना लेते हैं और घाव बन जाता है। नाखून नाखून के पास की जगह और उंगलियों के बीच की जगहों को जरूर देखें और कोशिश करें। सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप बाथरूम में नहाने जाते हैं वो सबसे अच्छा वक्त है जब आप अपने पैरों को देख सकते हैं, ध्यान से साफ कर सकते हैं, वहाँ पे कोई घाव तो नहीं है या वहाँ पे कोई पस तो नहीं आ रहा है या खून तो नहीं है, और उंगलियों को बीच में अच्छे से साफ करें और वहाँ पे कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या पैर सूखे हैं तो वैसलीन भी लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर करेंगे
तो हम घाव से बच सकते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वो सारी चीज़ें ना सिर्फ सुन रहे हैं, इमेजिन भी प्रॉपरली कर रहे हैं। बस इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मेरा है कि अगर फुट केयर की बात करें तो हम जब बाहर जाते हैं तो बहुत बार हम मैनीक्योर पेडिक्योर के साथ जुड़ते हैं, स्पेशली अगर पेडिक्योर की बात करें तो क्या जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए बाहर से पेडिक्योर कराना सुरक्षित है? क्योंकि कहीं ना कहीं फंगस के आने की संभावना तो नहीं बढ़ जाती? बिल्कुल सही। और फंगस हमारे देश में बहुत प्रमुख कारण है घाव का, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 60% लोग खेतों में काम करते हैं और ये फंगस खेतों से आती है। और हमारे यहाँ भी हमने देखा है कि करीब 1/4 लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पैरों में। तो बाहर से मैनिक्योर पेडिक्योर अगर शुगर के मरीज हैं तो ना कराएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको शुगर के मरीजों के पैरों की देखभाल के बारे में पता है। तो अपने डॉक्टरों से ही संपर्क करें और उनसे ही प्रॉपर इलाज लें अगर आपको शुगर है। तो मैनिक्योर पेडिक्योर बाहर से तो बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत से ऐसे सुझाव मिले हैं, मार्गदर्शन किया है कि हम ना सिर्फ अपने हाथों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लेकिन जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि अपने हाथ पैर साफ सुथरे रखें और धोकर ही हम घर के अंदर एंटर करें। तो इसकी साफ स्वच्छता का हम ख्याल रखें। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस हेल्थ शो में हम जुड़े डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से जुड़े हुए विकारों से बहुत सी समस्याओं का हमें समाधान मिला। डॉक्टर आशु रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हेल्थ शो के साथ हम आगे भी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ हमारे डीडी पंजाब और डीडी हरियाणा के सैटेलाइट चैनल के साथ भी जुड़ेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर भी आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे। मैं निधि आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।